हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही और आज हम 14 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में हम प्रीलिम्स और मेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। सुप्रीम कोर्ट पुट्स ब्रेक ऑन बुलडोजर कल्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही और उनके जजेस ने ही एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर की है एंड उन्होंने ये बताया है कि जब जब ये आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स में कुछ अक्यूज्ड लोग होते हैं, जब उनके घर पे जो गवर्नमेंट है वो बुलडोज़र चलवा देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक माइट इज़ राइट का एक एग्जांपल है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा और यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको समझना ज़रूरी हो जाता है एंड उनको हम देखते हैं। सो ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो जो अक्यूज्ड हैं वो एक पर्टिकुलर ट्रायल के अंदर चल रहे होते हैं। मतलब कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट किसी ने एक दावा किया है कि इस पर्सन ने कोई ना कोई क्राइम करा है। अब ये कोई क्लेम है तो ये जो पर्सन है ये एक जज के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और सारे जो उनके एविडेंस है वो जज के सामने रखेगी। तो इसी को हम कहते हैं जुडिशियल ट्रायल। लेकिन इस दौरान ही क्या होता है, बहुत बार देखा गया है कि गवर्नमेंट, स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो कुछ इंस्टेंसेस में उन्होंने बुलडोज़र लेके इन लोगों का घर को तोड़वा दिया जो कि अक्यूज्ड थे। मतलब अब तक वो प्रूव नहीं हुए हैं कि वो गिल्टी थे। एंड इंडिया का जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें ज़्यादातर केसेस में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये एक पर्टिकुलर जो मोटो है इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा वायलेट हो रही है। पहली चीज़, जो अंडर ट्रायल एक पर्सन है उसको ऑलरेडी ही स्टेट गवर्नमेंट ने उसका घर तोड़वा के एक तरह से उससे बदला ले लिया, जो कि एक बहुत बड़ा वायलेशन है किस चीज़ का, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। क्योंकि ड्यू प्रोसेस क्या बोलता है, ड्यू प्रोसेस ये बोलता है कि अगर किसी को भी आपको अक्यूज्ड को, क्रिमिनल को जेल के पीछे पहुंचाना है या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो जो लॉ में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें फॉलो की जाएंगी। अगर किसी का मन करता है वैसे ही और वही एक्शन लेने का कोई लीगल जो सपोर्ट है वो नहीं मिलता है। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उसको किसी थर्ड पर्सन से दुश्मनी है तो वो क्या उस थर्ड पर्सन से बदला ले सकता है स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट मशीनरी को यूज़ करके? नो, वो लॉ को ही यूज़ कर सकता है। सिर्फ जो लॉ उसको अलाउ करेगा, लॉ के दायरे में रहकर ही वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। अपनी मर्जी से कोई भी पनिशमेंट वो पिक नहीं कर सकता कि मेरे अकॉर्डिंग इसका बुलडोज़र से घर तोड़ना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने घर तोड़ दिया। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहे हैं। ठीक है, तो जो ड्यू प्रोसेस है लॉ का उसको फॉलो नहीं करा गया इस पर्टिकुलर केस में। दूसरी क्या प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी वायलेशन हुआ है। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन कैसे हुआ है? क्योंकि अभी मैंने कहा कि कोई भी पर्सन है जो कि अंडर ट्रायल है, उस पर जुडिशियल ट्रायल चल रहा है और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच का पार्ट है और ट्रायल चल रहा है, ये किसके अंदर चल रहा है, ये जुडिशरी के ब्रांच के अंदर चल रहा है। तो जो जुडिशरी का काम है पनिशमेंट देना या फिर पनिशमेंट नहीं देना, मतलब जुडिशरी डिसाइड करेगी कि ये जो पर्सन अक्यूज्ड है क्या ये सही में इसने कुछ गलत किया है या नहीं। तो एग्जीक्यूटिव उस पर एक्शन क्यों ले रहा है? तो जो काम जुडिशरी का है वो अगर एग्जीक्यूटिव करने लग जाएगा तो यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी वायलेशन है। तो ये दो तीन चीज़ें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही है जो आपको ध्यान रखनी है एंड इन आर्ग्यूमेंट्स को आपको अपने फ्यूचर में आंसर्स में भी यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। जजेस इन्वोक्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इशू अ सीव ऑफ ब्लाइंडिंग डायरेक्टिव्स टू फास्टन अकाउंटेबिलिटी ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है एक्चुअली सितंबर से ही इस पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दो तीन बार इस पे बातें की है। तो सितंबर से ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक तो जो बुलडोजर का यूज़ करके बहुत सारे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उन लोगों के जो अभी अंडर ट्रायल है या कुछ तो ऐसे लोग हैं जो अब तक प्रूव भी नहीं हुए कि वो गिल्टी हैं, उनके अगेंस्ट भी एग्जीक्यूटिव ने एक्शन ले लिया है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बदला लेने के लिए। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन एक्शंस को रोका जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ऐसे कोई भी एक्शंस अब से एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग ले नहीं जा सकते। दूसरी चीज़,
सुप्रीम कोर्ट ने उन पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी के नॉर्म्स का सजेशन दिया है, वो पब्लिक ऑफिशियल्स जो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये डिसीजंस लिए होंगे कि यहाँ पे बुलडोजर चला के किसी का घर तोड़ना है, तो उनके अगेंस्ट भी एक्शंस लिए जाएंगे, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नमेंट है, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके जो ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात कर रही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ये स्टेप है, और इस स्टेप को थोड़ा सा यूज़ करने के लिए इन्होंने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ किया है। आर्टिकल 142 कुछ स्पेशल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक्चुअल स्पिरिट है उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ करता है, और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स वो ले सकते हैं। तो ये आर्टिकल 142 की पावर है। तो इन सारी बातों पे ना प्रीलिम्स में डिफरेंट फॉर्म्स में, स्टेटमेंट्स में घुमा घुमा कर क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो अब तक हमने डिस्कशन करा है, वो अगर आपने ढंग से इसको सुना है तो इजीली किसी भी टाइप के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आप एड्रेस कर पाओगे। दे इंक्लूड 15 डेज प्रायर नोटिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से अगर ऐसा कोई घर को डिमोलिशन करने की बात है तो कम से कम 15 दिन का नोटिस तो दिया ही जाएगा। एंड द पिटिशनर क्लेम दैट देयर प्रॉपर्टीज वर डिमोलिश्ड बाय द स्टेट विदाउट ड्यू प्रोसेस। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि पिटिशनर ने बोला कि जो एक्चुअल लॉ है उसको फॉलो नहीं करा गया, तो ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करा गया, और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वायलेशन है। देखो, दो ऐसी डॉक्ट्रिन्स है, एक तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इंडिया में दोनों को ही फॉलो करा जाता है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में एक्चुअली जो ओवरऑल लॉ है, एंड जिस तरह से जो लॉ है वो बात करता है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी की या किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने की बात करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो प्रोसेस है, अगर कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी लेजिस्लेचर है, उसने किसी पर्टिकुलर लॉ को पास करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेप्स को ढंग से फॉलो करा है, तो वो लॉ मान लिया जाता है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ से थोड़ा सा ज़्यादा और इसकी इंटरप्रिटेशन और इसका ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है उस पर भी क्वेश्चन करा जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हो ड्यू प्रोसेस लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया में दोनों ही फॉलो होते हैं। द चिलिंग साइट ऑफ बुलडोजर डिमोलिशिंग अ बिल्डिंग व्हेन अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड हैव एक्टेड विदाउट अडहेरिंग टू द प्रिंसिपल ड्यू प्रोसेस रिमाइंस वन ऑफ लॉलेस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही दी है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जब किसी भी घर को तोड़ा जाता है तो वो एक चिलिंग साइट होती है, एंड ये एक रिजल्ट है जहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करा, और लॉलेसनेस को डिस्प्ले करा है। तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या है? नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल सिंपली यही कहता है कि जो लॉ बोले उसके अकॉर्डिंग और उसकी लिमिट्स के अंदर रहकर ही काम करना होता है। एंड क्योंकि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस की बात है, तो हर किसी के पास है राइट टू बी हर्ड। अपनी बात आगे रखने का और लोगों को अपनी बात सुनाने का जो अधिकार है वो हर किसी के पास है। नेचुरल जस्टिस इस चीज़ की भी बात करता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, लोगों के घर पे बुलडोज़र चला दे जाते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है बिना उनका पक्ष सुने। तो ये नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी यहाँ पे वायलेट हो रहा है। कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। एंड स्टेट कैन नॉट टेक एक्सेसिव मेजर्स इवन अगेंस्ट द कॉन्विक्ट्स। अब तक मैंने क्या बोला था कि जो लोग इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी, उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर वो कॉन्विक्ट्स हो भी गए, मतलब अगर उनको प्रूव भी कर दिया गया कि भाई वो क्रिमिनल है, तब भी उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा और उन लोगों के ऊपर जो पनिशमेंट उनके लिए डिसाइड करा जाएगा वो भी एक्सेसिव नहीं हो सकता। वो भी उतना ही होगा जितना लॉ अलाउ करता है। अपनी मर्जी से कोई भी अथॉरिटी किसी भी कॉन्विक्ट के ऊपर कोई भी रैंडम पनिशमेंट नहीं लगा सकती। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आपको जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं और जितने भी फिनोमेनाज एंड ट्रेंड मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। दिल्ली ब्रीथ्स इट्स वर्स्ट एयर क्वालिटी एयर ऑफ द सीजन। तो IQ एयर की एक रिपोर्ट यूजुअली आती ही है, एंड इस रिपोर्ट का नाम होता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं।
तो IQ एयर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अंदर ये बताया गया है कि दिल्ली जो है वो मेजर सिटीज़ में से और कैपिटल सिटीज़ में से वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी वाली एक सिटी है। ठीक है, तो मेजर सिटीज़ में से कैपिटल मेजर सिटीज़ में से जो दिल्ली है वो नंबर 1 पे आ चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और ये तो खैर आपको याद रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन ऑन इट। सो विद अ ड्रॉप इन द विंड स्पीड, अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पिछले भी कुछ द हिंदू के सेशंस में मैंने इसके जो रीजंस है वो डिस्कस करे हैं। मैं बहुत ही ब्रीफली और जल्दी से उन रीजंस को लिस्ट कर देता हूँ ताकि आपको वो ध्यान हो जाए। सबसे पहले स्टबल बर्निंग, जो कि आसपास वाले जो स्टेट हैं जैसे हरियाणा एंड पंजाब मेनली, कुछ हद तक वेस्टर्न यूपी भी, यहाँ पे स्टबल बर्निंग के कारण जब फार्मर्स अपनी क्रॉप काट लेते हैं उसके बाद जो डेब्री या जो कचरा टाइप बच जाता है उसको वो जला देते हैं ताकि जल्दी से फिर वो अगली फसल को बो पाए या सो कर पाए वहाँ पे। उसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में आके रुक जाता है। फिर विंटर सीजन में मेनली क्या होता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली के ऊपर ही नहीं ज़्यादातर हर जगह हाई प्रेशर जोन बनता है। इसके कारण जो हीट है और जो पोल्यूशन है वो एक ही जगह स्टेबल होके रह जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी मेंशन है ड्रॉप इन विंड स्पीड। रिलेटिवली विंटर सीजन में या जो अभी का जो सीज़न है उसमें बाकी साल के कंपैरिजन में जो स्पीड है वो कम है विंड की। इसके कारण अगर विंड की स्पीड कम है तो जो पोल्यूशन इकट्ठा हुआ है वो कहीं जाएगा भी नहीं। फिर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, हीट आइलैंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है दिल्ली में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आसपास पेड़ हैं, फिर दिल्ली में ऐसे बिल्डिंग्स आ जाती है, उसके आसपास और पेड़ हैं। जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पे पोल्यूशन भी कम होता है क्योंकि जो पेड़ हैं वो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर पोल्यूशन को वो बेसिकली डाइवर्ट कर देते हैं और उसको स्टॉप कर देते हैं। जब दिल्ली में, तो आसपास वाला जो रीजन है यहाँ पे जो टेम्परेचर है थोड़ा कम रहेगा, दिल्ली में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि जो कॉन्क्रीट की बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो ट्रैप हो जाता है, गर्म हवा ट्रैप हो जाती है और साथ में जो पोल्यूशन है वो भी यहाँ पे ट्रैप होके रह जाता है। फिर और भी रीजंस हैं, दिल्ली के खुद के अंदर ही वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो व्हीकल डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो डस्ट पोल्यूशन है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल जनरेशन हो रहा है और अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है। ज़्यादातर जो अर्बन एक्सपेंशन है और जो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है वो अनप्लान्ड है और बहुत सारी जगह तो इलीगल भी है। इसके कारण जो डस्ट प्रोड्यूस होती है, इंडस्ट्रियल डस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर रही है। फिर ओवरऑल जो मशीनरी से रिलेटेड पोल्यूशन है वो तो खैर है ही। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और भी ज़्यादा रीजंस है बट ये मेन रीजंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है IQ एयर के अकॉर्डिंग, एंड कैपिटल्स एयर क्वालिटी इंडेक्स इज लाइकली टू रिमेन इन सीवर कैटेगरी। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीवर कैटेगरी में ही रहेगा। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कुछ नंबर्स के बेसिस पर है। जब वो 301 से 400 के बीच में होता है तब उसको कहते हैं वेरी पुअर, और 401 से 450 के बीच में वो सीवियर कैटेगरी में आ जाता है। एक्चुअली द थिंग इज कि ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में वापस पूछे जाने लगे हैं जहाँ पे ऐसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 5-6 कैटेगरीज हैं उनके नाम आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किस रेंज में जो एयर क्वालिटी होती है तो उसको क्या बोला जाता है। उसके अलावा जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो बनाया ही इसलिए गया था, जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो दिल्ली का जो रीजन है और उसके अराउंड जो NCR रीजन है, NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, तो आसपास वाले जो स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान का कुछ हिस्सा, हरियाणा का थोड़ा सा पार्ट, वेस्टर्न यूपी का थोड़ा सा पार्ट और पूरा जो दिल्ली है वो, इन सबको मिला के बोलते हैं NCR। तो इस पूरे रीजन में एयर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया था और ये 2021 का एक एक्ट था जिसके थ्रू इसको बनाया गया था। तो मतलब ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लीगल बैकिंग है। ये ऐसे ही किसी नोटिफिकेशन से नहीं बनी है, इसके लिए प्रॉपर एक्ट पास हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो CAQM ने क्या करा है, पहले उन्होंने प्रोहिबिट कर दिए थे डीजल जनरेटर्स को एक्शन लेने से, एंड बहुत सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स भी इंस्टॉल करे थे। डस्ट कंट्रोल कैसे करी जा सकती है एक अर्बन एरिया में? सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू या फिर जो अर्बन फॉरेस्ट्री है उसके थ्रू, अर्बन फार्म्स के थ्रू। इसके कारण क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में पेड़ उगाए जाते हैं, रोड के साइड में पेड़ उगाए जाते हैं, जिससे जो डस्ट है वो पेड़ों के अराउंड गिर जाती है और जो
डस्ट है वो लाइक एकदम ओपन प्लेन पे नहीं रहती जहाँ पे वो वापस उड़ के ऊपर आ जाए। और फिर जो स्मॉग, एंटी स्मॉग गन भी यूज़ करी गई है, एंटी स्मॉग टावर्स हैं, एंटी स्मॉग गन्स हैं, इनको भी यूज़ करा गया है। सड़क पे बहुत ज़्यादा पानी का छिड़काव रहता है ताकि जो डस्ट सड़क पे कलेक्ट हो गई है वो उड़ के ना आए ऊपर एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके डेटा के अकॉर्डिंग ये लिखा है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 का, 2.5 क्या है यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर, ये एक तरह से माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। तो 2.5 मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कि 2.5 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स उनका डायमेंशन है, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 20 गुना ज़्यादा है WHO के लिमिट से। तो ये आपको ना याद रखना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप मेंस में लिख पाओगे अगर ऐसा कुछ पूछा गया कि दिल्ली के अंदर नवंबर के अराउंड जो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर है, PM 2.5, इसका जो लेवल है या इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो WHO के लिमिट से 20 गुना ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन WHO की लिमिट है कितनी? WHO की लिमिट है 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। 15 माइक्रोग्राम्स, माइक्रो का क्या मतलब होता है? 10⁻⁻6, 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब। आई विल रिकमेंड कि आप ये जो लिमिट है ना ये याद रखो, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे लिमिट के क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में, और ये काफ़ी बार, मतलब 2-3 बार ये न्यूज़ में आ चुका है, और द हिंदू में ही मेंशन था ये पर्टिकुलर लिमिट WHO की। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इसको प्रीलिम्स से पूछ लिया गया, तो इसको ध्यान रखना है। सी रैंचिंग लॉन्च्ड ऑफ विजिंजम कोस्ट एज फॉलो अप टू आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट इन केरला। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट है जिसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है। और कोरल रीफ, आर्टिफिशियल रीफ्स एंड ओवरऑल ब्लू इकोनॉमी, इस पे मेंस में भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो देखते हैं। देखो, सी रैंचिंग क्या होती है? सिंपल सी बात है कि समुद्र के अंदर फार्मिंग करना, इसी के बहुत सारे तरीके होते हैं। सी रैंचिंग उसमें से एक तरीका है। इसमें क्या करा गया है कि बहुत सारे छोटे छोटे फिंगरलिंग्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटी फिश होती है, मतलब इतनी छोटी फिश कि वो आपकी एक फिंगर के बराबर होगी। ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक छोटी छोटी फिश का जो ग्रुप है उसको समुद्र के अंदर छोड़ा जाता है। एंड ये जो विजिंजम है केरला, यहाँ पे इसको कोस्ट पर छोड़ा गया है, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, जो वहाँ पे फिश पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, वो मल्टीप्लाई होती है, और फिर कुछ टाइम बाद जाके वहाँ पर जो फिश है वो मेच्योर हो जाती है, और फिर उन फिश को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। ये तो एक न्यूज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट्स की। आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो एक बार देखते हैं कि एक्चुअली रीफ होती कैसी है। तो ये जो है नेचुरल रीफ है, ये है नेचुरल रीफ। रीफ क्या होती है? रीफ कुछ नहीं होता, रीफ एक स्केलेटन होता है, ठीक है। स्केलेटन होता है। किसका स्केलेटन होता है? देखो, हमारी बॉडी में भी जो स्केलेटन है वो कैल्शियम और कैल्शियम के कुछ प्रोडक्ट्स का ही एक स्केलेटन बोनी स्ट्रक्चर होता है। तो रीफ्स बेसिकली यूजुअली जो आपको समुद्र में मिल जाएगी, उसके सबसे ज़्यादा होने का कारण है कोरल एनिमल्स। तो कोरल एनिमल्स क्या करते हैं, वो एक आर्टिफिशियल स्केलेटन बिल्ड करते हैं अपने लिए। तो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्चुअली आप उनको बहुत ही ईजिली आंखों से देख नहीं पाओगे। तो ये क्या करते हैं, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये समुद्र के अंदर अपने आप को सपोर्ट देने के लिए छोटा छोटा ना थोड़ा थोड़ा स्केलेटन बिल्ड करते हैं, ऐसे कैल्शियम के डिपॉजिट। और ये जो कोरल पॉलिप्स हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक साथ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कोरल पॉलिप्स एक साथ ही रहते हैं। तो अगर हर कोई छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे कैल्शियम डिपॉजिट करेगा, तो करते 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 एक ऐसा विजिबल बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस विजिबल बड़े स्ट्रक्चर के ऊपर एल्गी, फंगस, फंगाई की जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम होती है। मेनली जो काय है, एल्गी आप जिसको बोलते हो, बहुत ही डिफरेंट टाइप की एल्गी इस पर्टिकुलर रीफ पे रहती है, और वो कोरल पॉलिप्स के साथ एक बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। और ये जो एल्गी है जो कि कोरल पॉलिप्स के साथ रहती है, इसको जूज़ैंथली कहा जाता है। अभी उस पर नहीं जाएंगे, वो हमारे काम का नहीं है, वो स्टैटिक का हो गया। एनीवे, तो ये रीफ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा है। धीरे धीरे जो कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं वो इकट्ठे होते आते हैं, और ऐसा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर स्केलेटन का एक कैल्शियम स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन हुआ क्या है कि जब जब जो ओशियन टेम्परेचर है
और ओशियन की जो एसिडिटी है, जो उसका पीएच लेवल है, और जो ओशियन में जो पोल्यूशन है, और ओशियन में जो सॉल्ट है, सैलिनिटी, इन चारों पांचों चीज़ों में जब बदलाव आता है, उसके कारण जो ये कोरल पॉलिप्स हैं और ये जो एल्गी हैं, ये ना ये डिसॉल्व होने लगती हैं, ये मरने लगती है। और ओशियन एसिडिफिकेशन के कारण ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये भी डिसॉल्व होने लग जाते हैं। तो जब ये रीफ डिसॉल्व होने लग जाएगी, तो ओवरऑल जो ये पूरी कोरल रीफ है वो गायब हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन इसको बचा के रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ कोरल पॉलिप्स और एल्गी के लिए ही नहीं है। इसका फ़ायदा ये भी है क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को ढंग से देखोगे तो इस स्ट्रक्चर के नीचे बहुत सारे क्रैब्स होंगे, बहुत सारी फिश ने अपने एग्स ले करे होंगे, बहुत सारे ऑक्टोपस यहाँ पे कैमोफ्लॉज करके अपने आप को छुपा कर रह रहे होंगे, बहुत सारे फिश यहाँ से फूड कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे जो यहाँ पे फ्लोरा है, मतलब जो प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, वो इस रीफ के अराउंड ही बन जाते हैं। मतलब जो कोरल रीफ है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हब हो जाती है। इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ पे, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है आर्टिफिशियल रीफ। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के कारण आर्टिफिशियल रीफ जो है वो ख़त्म होती जा रही है, और जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी जो इनको बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोरल पॉलिप्स और एल्गी ये भी तो ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये बनाएगा कौन फिर आर्टिफिशियल रीफ, जब आर्टिफिशियल रीफ खुद ही डिसॉल्व हो रही है? इसलिए सॉरी ये बनाएगा कौन? नेचुरल रीफ, जब नेचुरल रीफ खुद ही डिसॉल्व हो रही है। इसलिए हम अब आर्टिफिशियल रीफ बनाते हैं। आर्टिफिशियल रीफ क्या है? आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये मेटल पाइप्स हैं या मेटल रॉड्स हैं, इनको यहाँ पे डाल दिया जाता है, और क्योंकि ये मेटल रॉड्स हैं तो इनको ना इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, देखो पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते ही हैं, ये समुद्र का जो पानी है इसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व है, और इसके अंदर कैल्शियम के भी कुछ सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। तो जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस की जाती है, तो जो कैल्शियम के कुछ प्रोडक्ट्स है ना, वो धीरे धीरे आते आते मेटल पे ना जमने लग जाते हैं, मेटल पे जम जाते हैं पूरे, और ये जो पूरा जो मेटालिक स्ट्रक्चर है ये वाइट कैल्शियम का स्ट्रक्चर बन जाता है। और आप देख सकते हो ये जो आर्टिफिशियल रीफ है, इस पे कितने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल रीफ है जिसको एक टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या होती है? वही प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। इस पर प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस पे भी कोरल रीफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर भी आपको शायद मेंशन करना पड़े। तो जो आर्टिफिशियल रीफ है उसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अकॉर्डिंग सपोर्ट करा जा रहा है। देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मेन एम यही था कि जो फिशरीज का स्ट्रक्चर है ना, उसमें फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आर्टिफिशियल रीफ को भी सपोर्ट करा जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपको पता है ये फूड प्रोसेसिंग के लिए है, लेकिन वहाँ पे लिखा है आर्टिफिशियल रीफ, आपको लगेगा आर्टिफिशियल रीफ का क्या लेना देना फूड प्रोसेसिंग से, आप इसको क्रॉस करके आ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल रीफ को भी यहाँ पे सपोर्ट करा जा रहा है। और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल रीफ की जो स्कीम है, ये जो कंपोनेंट है बड़ी एक स्कीम का, उसको सपोर्ट कर रहा है। और जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है ये 2006 में बना था, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। आई विल रिकमेंड आप इसको याद रखो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नेशनल लेवल पे बोर्ड है। तो जो आर्टिफिशियल रीफ है उसको बायोरॉक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है एंड लो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा जाता है। अगेन ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है। करंट मैग्नेट जैसे एक्ट करता है, जहाँ पे डिजॉल्व मिनरल जो है पानी के अंदर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, वो आके जमने लग जाते हैं और इस पूरे मेटालिक स्ट्रक्चर को एक वाइट कैल्शियम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो एल्गी है, बार्निकल्स हैं, कोरल पॉलिप्स हो गए, ऑयस्टर हैं, ये इनको एक हार्ड स्ट्रक्चर देता है जहाँ पे ये आके सपोर्ट ले सके। कोरल ने स्टार्टिंग में रीफ बनाई ही इसलिए थी सपोर्ट के लिए। अब रीफ डिसॉल्व होती जा रही है, कोरल का जो ओवरऑल नंबर है वो कम होते जा रहा है, तो जब हमने उनको रीफ प्रोवाइड कर दी, एक स्टेबल स्ट्रक्चर दे दिया, तो इन सब का नंबर जो है वो बढ़ना होपफुली चालू हो सकता है। और जो बायोडाइवर्सिटी है एटलीस्ट उसको कुछ हद तक तो हम बचा सकते हैं। एंड दीज रीफ्स विल क्रिएट हैबिटाट्स फॉर फिश
एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड लोकल फिशिंग कम्युनिटी को भी यहाँ पे हेल्प होगी, क्योंकि जब यहाँ पे फिश जिंदा रहेगी रीफ के कारण तो लोकल कम्युनिटी को भी फिश की अवेलेबिलिटी की कमी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट क्वाशेस अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है। इसमें से एक दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, बट काफ़ी अनयूजुअल सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल में, इसके मेंबर्स आते कहाँ से हैं? इसके मेंबर आते हैं लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर से। ठीक है, इसके मेंबर आते हैं लेजिस्लेचर से। तो जो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर होता है उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर होता है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो पार्लियामेंट का मेंबर है हम उसको बोल देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है उनको हम बोलते थे एमएलए। राइट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके एग्जीक्यूटिव में जो पूरी, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं ना, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो जाएगा और उसके बहुत सारे छोटे छोटे मिनिस्टर्स हो जाएंगे, या सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे और उनको उनके कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स हो जाएंगे। ये सारे लोग आते कहाँ से? तो सेंट्रल लेवल पे जो पूरा एग्जीक्यूटिव है वो आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के अंदर से ही, वहीं से चुना जाता है उनको। और जो पूरा स्टेट लेवल का चीफ मिनिस्टर का एग्जीक्यूटिव है वो एमएलएज में से चुन के आता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट करे गए हैं जहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई है। लिमिट क्या है कि 15% से ज़्यादा जो एमपीज़ हैं या एमएलएज हैं वो सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल के जो एग्जीक्यूटिव है ना वहाँ पे नहीं होने चाहिए। मतलब जो स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितने उनके टोटल एमएलएज हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है, जो एग्जीक्यूटिव बना है, जो नई गवर्नमेंट है, हो सकता है उनको और भी बहुत सारे मंत्रियों को पद देने हो। बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा है, अब उनको भी मंत्री पद चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 15% की लिमिट है। तो ये क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव एक पोस्ट बना देंगे और ये नई पोस्ट ही है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ठीक है, इवन दो इसका नाम पार्लियामेंट्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट पर ही होता है। न, ये एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। पहली बात तो ये कोई लेजिस्लेटिव पोस्ट नहीं है। ठीक है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जिनको मंत्री पद नहीं मिल पाया है क्योंकि लिमिट पूरी हो गई 15% की, तो उनको फिर से एग्जीक्यूटिव में एंट्री दिलाने के लिए बैकडोर से एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की पोस्ट बना दी जाती है। ये क्या होता है, ये कुछ छोटे मिनिस्टर ऑफ स्टेट टाइप इनकी पोस्ट होती है, जो कि मिनिस्टर जो बन चुके हैं उनके डिपार्टमेंट के अंदर एज जूनियर मिनिस्टर्स काम करेंगे। तो मतलब कुछ नई रैंडम पोस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स में ये अलाउड है, कुछ स्टेट्स में होता भी है। हिमाचल प्रदेश में क्या था कि जो एक्ट एग्जिस्ट करता था ना, जिसके अंदर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ये अपॉइंट करे जाते थे, ये एक्ट थोड़ा गलत था। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे थे। तो हाई कोर्ट ने बोला कि मैं तो इस एक्ट को ही नहीं मानता, तो इसको हाई कोर्ट ने इस एक्ट को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर दिया। मतलब जब ये एक्ट आया था 2006 में, इनिशियो मतलब इनिशियल, तो इनिशियल से ही, स्टार्टिंग से ही, इवन दो ये डिसीजन आया 2024 में, हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से ही ये जो एक्ट है ये वॉइड माना जाएगा, मतलब इलेजिटिमेट, ये खत्म है एक्ट। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं। जो मिनिस्टर्स जो बना दिए गए हैं उनको असिस्ट करने के लिए ये नई पोस्ट बनाई जाती है। दे आर रिगार्डेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस डेप्यूटी मिनिस्टर, इनको डेप्यूटी मिनिस्टर के जैसे माना जाता है। इंडिया में जो एमएलएज हैं उनको ही, उनमें से ही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को चुन के बनाया जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलते हैं एडिटोरियल के ऊपर। द CKM सिंड्रोम एज द प्राइस ऑफ मॉडर्निटी। देखो, ये जो आर्टिकल है इससे मिलता जुलता आर्टिकल लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करा था, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनका नंबर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसका कारण ये है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, ये वो डिजीज़ हैं जो कि ज़्यादातर लाइफ स्टाइल के कारण होती है। ठीक है, बहुत ही जंक फूड खाना, अच्छा खाना नहीं खाना, एंड ऐसा फूड खाना जिससे जो ओवरऑल वेट है वो बढ़ता है, उससे ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, इसके कारण डायबिटीज़ भी हो सकती है। देन बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड जगह में रहना, तो यहाँ पे लंग से रिलेटेड पल्मोनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीना, बैठे रहना पूरे टाइम, फूड प्रोडक्ट्स ऐसे खाना
जिससे जो ब्लड प्रेशर है या हार्ट रेट है वो ख़राब हो सके। इसके कारण जो हार्ट रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ हैं वो भी होने लगते हैं, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये ऐसी वो डिजीज़ेज़ हैं जो अवॉइडेबल हैं और इनसे जो डेथ होती है वो भी अवॉइडेबल डेथ की कैटेगरी में आती है। बट हमारी अभी जिस टाइप का हम खाना खाते हैं, जिस टाइप की हम लाइफस्टाइल जीते हैं, उसके कारण ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टर्म यूज़ किया गया है कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो सीकेएम सिंड्रोम यहाँ पे बोला गया है। सीकेएम सिंड्रोम का बेसिकली सिंपल सा यही मतलब है, कार्डियोवैस्कुलर हो गया ब्लड या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी हो गया किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और मेटाबॉलिक हो गया कि डायबिटीज़, जो ओवरऑल फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें एक नाम से, ये जितने भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है ना, इनको अगर किसी इंसान को इतनी सारी चीज़ें हो रही है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ होती है, तो इसको ही बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसी पे एक एडिटोरियल लिखा गया है जहाँ पे धीरे धीरे बॉडी वेट बढ़ता है, वेस्ट का सरकमफ्रेंस बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, और फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे मेंशन करी है ये धीरे धीरे होने लगती है। तमिलनाडु को इस आर्टिकल में थोड़ा फोकस किया गया है और यही बोला है कि वो माना जाता है एक ऐसा स्टेट जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जो मोर्टेलिटी है मदर की और चाइल्ड की, जब इन्फेंट की जब बर्थ होता है वो काफ़ी कम है इस मोर्टेलिटी के रेट, फिर भी जो जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा है। रिसेंटली जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ की एक रिपोर्ट आई है, इसमें लिखा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये 69% प्री मैच्योर डेथ का कारण है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको मेंस में मेंशन करना पड़ सकता है अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो ये बोलता है कि इंडिया में डायबिटीज़ 16% लोगों को है, और ओबेसिटी मतलब जो वेट ज़्यादा होना वो 40% लोगों का है। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी डेटा है जो आपको याद रखना है, क्योंकि मेंस में बहुत जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर हेल्थ से रिलेटेड डायरेक्टली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का क्वेश्चन आए भी ना, तब भी ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आप इस डेटा को यूज़ कर पाओगे। ऐसे में यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो आपको ध्यान रखना है। और हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट है 2030 का, उसको पूरा करना। वो टारगेट क्या है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो डेथ हो रही है वो 1/3 तक हम कम कर देंगे। बट ऑब्वियसली अभी ऐसा लग नहीं रहा कि हमें कम कर पाएंगे। इनफैक्ट जो डेथ्स हैं वो शायद बढ़ ही गई होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस टैक्स रेवेन्यू शेयर राइज इन रिसेंट ईयर्स। ये एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इंडिया में जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है 3 टियर, जिसमें सबसे ऊपर है सेंट्रल लेवल, जहाँ पे जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हो। उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, और हर स्टेट में 2 एरिया हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रूरल एरिया। ठीक है, तो जो अर्बन एरिया को गवर्न करते हैं वहाँ पे आ जाती है अर्बन लोकल बॉडीज़, जिसका एक एग्जांपल है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम। ठीक है, तो ये है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो कि अर्बन एरिया में आते हैं। तो सबसे ऊपर कौन है? टॉप पर यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे आ जाते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर निगम एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये 3 टियर सिस्टम है। ये 3 टियर सिस्टम बनाया क्यों गया है? बनाया इसलिए क्या है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को भी बनाया इसलिए गया था ताकि ग्राउंड लेवल पर गवर्नेंस अच्छी हो पाए। जो आम जनता है वो लोकल लेवल पर ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ मिलकर ही अपनी जो डेवलपमेंट है वो कर पाए, एटलीस्ट कुछ लेवल पर। तो हर टॉपिक में या हर पॉइंट में वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस या उनकी हेल्प का वेट ना करते रह जाए, और वो आपस में ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के थ्रू अपनी डेवलपमेंट कर ले। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था। लेकिन ये देखा गया कि जो लोकल लेवल पे जो लोकल बॉडीज़ हैं इनके पास फंड की बहुत ज़्यादा कमी है, एंड ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सेंटर और स्टेट की फंडिंग पे। लेकिन ये अच्छी न्यूज़ है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने खुद के कुछ टैक्स लगा रखे हैं, जिनके कारण जो उनकी कमाई है वो 50% के अराउंड हो रही है। मतलब जो उनकी पूरी रेवेन्यू आ रही है उनके पास, उसका 50% उनके खुद के टैक्सेस के थ्रू आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो बाकी 25% है वो ग्रांट्स के थ्रू आता है जो कि सेंटर और स्टेट देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कुछ एसेट्स होते हैं, उनको वो ना रेंट पे दे देते हैं।
तो रेंट से इनकम आती रहती है, कॉम्पोजिशन उनको मिलता है। बहुत सारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, अगर उनके पास कुछ प्रॉफिट बच गया तो उसको वो इन्वेस्ट कर देते हैं, उस इन्वेस्टमेंट की इनकम आती रहती है, उससे बाकी बचा हुआ ये पैसा आता रहता है। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास जो रेवेन्यू है वो आता कहाँ है, उसका ब्रेकअप कितना है। तो इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, जो ये डेटा आपके काम आएगा वहाँ पर। फ्लाइट्स टू बाली कैंसल्ड आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन। तो अभी एक बहुत बड़ा वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है जो कि बेसिकली इंडोनेशिया में है। बाली की फ़्लाइट्स कैंसिल ज़रूर हुई है, लेकिन ये जो वॉल्केनो है ये बाली के अंदर नहीं है। अब देखते हैं ऐसा क्यों है। देखो, पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं और उससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनी लोकेशन बेस्ड, क्योंकि अब ये प्लेस इन न्यूज़ का पार्ट हो चुकी है। तो अगर आप इस मैप के स्नैपशॉट को देखोगे तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर वॉल्केनो है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, दैट लेवोतोबी लाकी लाकी वॉल्केनो कहाँ पर है। तो ये है पहली बात तो इंडोनेशिया में, ठीक है। अब क्योंकि ये एक प्लेस इन न्यूज़ का पार्ट हो चुका है, तो इसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखते हैं इसके आसपास की जो ज्योग्राफी है वो कैसी है। तो पहली बात तो ये जो पर्टिकुलर वॉल्केनो है ये इंडोनेशिया में है। दूसरी चीज़ देखो, बाली तो यहाँ रह गया, तो फ्लाइट्स टू बाली की क्या प्रॉब्लम है कि जब ये वॉल्केनो फटता है तो बहुत सारा जो एशेज़ है, डिब्री है, वो आसमान में छोड़ देता है, जिसके कारण फ्लाइट्स में या फिर जो पायलट्स हैं उनकी विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। अब इस इंडोनेशिया का ये जो रीजन है इसके अराउंड देखते हैं क्या है। देखो, राइट साइड में यहाँ पे तिमोर लेस्ते करके एक कंट्री है अलग से, ठीक है। देन ये जिस पर्टिकुलर रीजन में आता है इसके यहाँ पर है बांदा सी, और जो नॉर्थ ईस्ट के साइड में है जावा सी। तो अब ये लोकेशंस क्योंकि काफ़ी पास है इस वॉल्केनो के, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जावा सी ये जो पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा आइलैंड है, और ये जो एक बहुत बड़ा आइलैंड है इन दोनों के बीच में आता है। तो ये जो नीचे वाला बड़ा आइलैंड है इस पूरे को कहते हैं जावा आइलैंड, और ये जो पूरा आइलैंड है ऊपर, इसको कहते हैं बोर्नियो। ये नाम आपको ध्यान रखना है, और इन दोनों के बीच में है जावा सी। बाय द वे, बोर्नियो आइलैंड पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो इस बोर्नियो आइलैंड पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये इंडोनेशिया का है, ये वाला जो पोर्शन है ये मलेशिया का है, और ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रुनेई का है। ये तीनों डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फिजिकल फीचर है, आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो पूरा रीजन है ये भी इंडोनेशिया का है, और ये है सोलावेसी आइलैंड। यहाँ पे लिखा भी है बहुत जगह सोलावेसी। तो ये है सोलावेसी आइलैंड, और यहीं पे बांदा सी आता है, और यहाँ पर है बांदा आर्क। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है। तो वॉल्केनो की लोकेशन और उसके आसपास जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो किस तरह के हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है जहाँ पे मेंशन्ड है इंडिया का जो टी शुगर एक्सपोर्ट है वो इंडिया में सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम्स कॉज करता है। देखो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि टी उगाने के और शुगर इंडिया उगाने के इंडिया में काफ़ी फ़ायदे हैं। ऑब्वियसली कि देखो, शुगर की काफ़ी डिमांड है इंडिया के अंदर, टी की भी काफ़ी डिमांड है, बहुत सारा लेबर है जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करके। लेकिन जब इनको उगाया जाता है तब एनवायरनमेंट को थोड़ा सा डैमेज होता है, स्पेशली शुगर से। और टी का जो सेक्टर है एग्रीकल्चर में इंडिया में, ये टी जो है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के कैटेगरी में आता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, और अगर हम बहुत ज़्यादा टी को एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टी उगाएंगे, और टी की उगाने के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल कह रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा जो डेटा है वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स। अब अगर आपको इस रैंक जाननी है तो इंडिया 8th नंबर पे आता है टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो जितनी कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री से, तो इंडिया 8th नंबर पर आता है। और जो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो $53 बिलियन के अराउंड है, और वो 2004 से 6 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, ये आपको ट्रेंड थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर कि वो बढ़ा है या घटा है, कितना बढ़ गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि 2005 से 2023 तक जो इंडिया का ओवरऑल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 6 टाइम्स बढ़ चुका है,
और अभी कितना है आप ध्यान रख लेना, अराउंड $50 बिलियन। ये आप ध्यान रख सकते हो कि वो अराउंड $50 बिलियन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी एंड शुगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ है इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी और एक्सपोर्ट करने के लिए भी। टी की बात करें तो टी के लिए इंडिया वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऐसे कितनी बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हैं, टी की नहीं, कभी क्वेश्चन बनता है कॉफ़ी पे, कभी बनता है शुगर पे, कभी रबर पे भी क्वेश्चन बना है। तो यू कैन अंडरस्टैंड सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड कि इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड पे एक कमोडिटी के अंदर। तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट टी का एक्सपोर्टर है और सेकंड लार्जेस्ट टी का प्रोड्यूसर है, और 10% वो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दो डेटा तो आपको याद रखने ही है। और डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें तो 80% जितना भी प्रोडक्शन होता है वो हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है नहीं डेटा, ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि जितना हम उगाते हैं ज़्यादातर हम खुद ही कंज्यूम करते होंगे। ज़्यादातर जो हमारी टी है वो यूएई, रशिया, ईरान ऐसी जगह हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं टी को उगाने में वो 3 हैं। देखो पहले भी प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक बन चुका है कि राइस को उगाने में क्या प्रॉब्लम्स आती है, और टी के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन चुका है बहुत साल पहले कि टी की इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं। मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, मेंस और प्रीलिम्स दोनों जगह ही ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब ये क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा, मतलब फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, और तीसरी लेबर जो टी गार्डन्स में काम करती हैं उनके भी कुछ कंसर्न्स हैं। देखते हैं। देखो 70% से ज़्यादा जो टी प्लांटेशंस हैं वो फॉरेस्ट के आसपास है। ये 70% आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आर्ग्यूमेंट समझने के लिए ज़रूरी है कि इतने ज़्यादा ऑलमोस्ट 2/3 जो ट्रीज़ हैं, 2/3 जो टी के प्लांटेशंस हैं वो फॉरेस्ट के आसपास हैं। और ये जो फॉरेस्ट के रूट्स हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं और इनके आसपास जो ये टी गार्डन्स बना दिए गए हैं, ये एलिफेंट के माइग्रेटरी रूट्स भी होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो वर्कर्स हैं और जो एलिफेंट्स है या वाइल्ड लाइफ है वो कांटेक्ट में आती है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। बहुत बार जो टी गार्डन्स हैं एलिफेंट्स उनको ख़राब कर देते हैं। बहुत बार ह्यूमंस की डेथ हो जाती है इस कॉन्फ्लिक्ट में, बहुत बार एलिफेंट्स की भी डेथ हो जाती है इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देन पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। इनफैक्ट 85% जो पेस्टिसाइड यूज़ करे जाते हैं टी गार्डन्स के अंदर वो ज़्यादातर सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक मतलब लैब मेड होते हैं, वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स नहीं हैं। एंड रिसर्चर्स ने ये डॉक्यूमेंट करा है कि ये सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं। अब ये जो नाम है ना, आपको ये याद रखने पड़ेंगे सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से कि ये क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बने हैं वो आपको ये लिख के दे देंगे और ये लिखा होगा कि ये जो केमिकल है ये अभी न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, सिर्फ इतना, ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये टी में यूज़ करे जाते हैं, नहीं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डीडीटी, एंडोसल्फान, डाइकोफॉल एंड सैपरमेथ्रिन ये चारों पेस्टिसाइड है। इतना प्लीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और क्योंकि ये चारों इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन भी हैं और ये इसके कारण न्यूज़ में भी आ जाते हैं, इसलिए इन पे क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं। तीसरा क्या था, लेबर राइट्स। तो जो लेबर राइट्स है और जो वर्किंग कंडीशन है इन टी गार्डन्स के अंदर, इन टी एस्टेट्स के अंदर, वो अच्छी नहीं है। ठीक है, एंड ज़्यादातर जो टी प्लांटेशन में वर्कर्स हैं वो विमेन ही हैं और वो अंडरपेड है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, दैट 50% से ज़्यादा जो टी गार्डन्स में वर्कर्स काम कर रही हैं वो विमेन है। अब बात करते हैं शुगर की। देखो शुगर के लिए भी इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड विच इज़ अ फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। मतलब ऑलमोस्ट 20% वर्ल्ड की शुगर इंडिया में ही बढ़ रही है। ठीक है, और हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। अराउंड 50 मिलियन फार्मर्स जो हैं वो इंडिया में शुगर केन पे डिपेंड करते हैं। ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट 50 मिलियन बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इससे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। सबसे ज़्यादा वाटर का यूज़। 1 केजी गन्ना या नॉट गन्ना 1 केजी शुगर बनाने के लिए 2000 किलोग्राम पानी का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम शुगर को एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हम इतना ज़्यादा हज़ारों हज़ारों किलोग्राम पानी इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। और हमारी कंट्री के अंदर डेफिनेटली फ्रेश वाटर क्राइसिस है और हम शुगर उगाते हैं इतना पानी यूज़ करके और शुगर को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो एक तरह से हम हमारी कंट्री का फ्रेश वाटर
बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो शुगर केन और जो पैडी है, पैडी मतलब राइस, ये 25% इंडिया में टोटल जो एरिया है ना जहाँ पे फसल उगाई जाती है, इसका 25% एरिया शुगर और राइस ही उगता है उस 25% एरिया में। लेकिन इवन दो ये पूरे एरिया का सिर्फ 25% ऑक्यूपाई करते हैं, तब भी ये जो टोटल इरिगेशन वाटर मिलता है कंट्री का 60% वो इन्हीं दो क्रॉप्स को मिल जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक डिसप्रोपोर्शनेट एक ट्रेंड है, जिसके कारण हमें दिखता है कि शुगर केन एंड राइस जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम होता है, उसके कारण बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट भी हो रहा है, और एनवायरनमेंट पे ये दोनों क्रॉप्स बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बिल्ड अप कर रही हैं। ठीक है, ये भी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर जो शुगर केन का एरिया है वो डबल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, और इसको शुगर केन के जो के एग्रीकल्चर के लिए जो रीजन है उसको डबल करने के लिए नेचुरल ग्रासलैंड्स या नेचुरल सवाना जो है उनका नंबर कम होता जा रहा है और उनको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसका सोल्यूशन क्या दिया जा रहा है? एक तो सवाना देखते हैं। सवाना क्या होता है? सवाना एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड ही होता है जिसके अंदर जो बहुत ही छोटे छोटे नहीं, बहुत ही दूर दूर एक दो तीन चार ट्रीज आपको दिख जाएंगे, बाकी हर जगह आपको ग्रासलैंड ही दिखेगा। तो ये सवाना का एक रीजन होता है। एंड ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके जगह हमें ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण 40 से 50% जो वाटर का कंजम्पशन है वो गिर जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है ड्रिप इरिगेशन के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ की तरफ। अफ्रीकन एलिफेंट जो है उनका नंबर धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऑथर बताते हैं इसके 2-3 बड़े कारण हैं। जो सबसे बड़े कारण है, एक तो हो गया पोचिंग। एक्चुअली एलिफेंट्स के जो टीथ होते हैं वो आइवरी से बने होते हैं, एंड इसीलिए इन टीथ को क्या करा जाता है, इलीगली ऑक्यूपाई करा जाता है एंड एक्सट्रैक्ट करा जाता है एलिफेंट्स से। इसीलिए बहुत सारे ऐसे पोचर्स होते हैं जो कि एलिफेंट्स को हंट करते हैं और उनके टीथ को वो टारगेट करते हैं। इसके कारण धीरे धीरे जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है अफ्रीका के अंदर। दूसरी चीज़ यहाँ पे हैबिटाट लॉस। अब हैबिटाट लॉस 2-3 तरह के कारण से हो रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो जैसे अभी मैंने आपसे बात करी कि एग्रीकल्चर के लिए जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो नेचुरल ग्रासलैंड्स हैं, सवाना हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। वैसे भी यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि सपोज़ एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, ठीक है? एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, एंड इसके अंदर जो एलिफेंट्स थे वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रैवल करते थे, ठीक है? अब क्या हुआ कि इस फॉरेस्ट को काट दिया गया। फॉरेस्ट को काटने के बाद इसके बीच में से सड़कें बना दी। सपोज ये जो वाइट लाइंस हैं ये सारी सड़कें हैं, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ये एलिफेंट, इसको ये यहाँ से यहाँ जाता था, अब वो जा ही नहीं पाएगा। वो इसी एरिया में लिमिट हो गया। हो सकता है वो कभी कभी सड़क को क्रॉस भी कर ले, या फिर इधर भी क्रॉस कर ले, या कभी इधर भी क्रॉस कर ले। तो जो ये पूरा एरिया उसके पास था अब वो नहीं रहा। अब एलिफेंट के पास मैक्सिमम सिर्फ इतना एरिया ही रह गया। तो उसका जो ओवरऑल हैबिटाट था, उसके रहने की जो जगह थी, वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई, कम हो गई। इसी को कहते हैं हैबिटाट लॉस, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। दूसरी चीज़ हो रही है जो वो है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू अदर थिंग्स। बहुत जगह देखा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट है उनको काट के एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जाता है, या फिर बहुत बार नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ करा जा रहा है। तो इससे डाइवर्जन हो जाता है नेचुरल हैबिटाट का भी। तो ओवरऑल जो अफ्रीका में एलिफेंट की पॉपुलेशन है इन कुछ कारणों की वजह से डिक्लाइन होती है, ठीक है? अफ्रीकन एलिफेंट्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स से बनता है कभी कभी कि अफ्रीकन एलिफेंट्स बड़े हैं या इंडियन एलिफेंट्स। एक्चुअली डायरेक्टली सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा, 2-3 स्टेटमेंट्स होंगे, उनके कॉम्बिनेशन आपको पिक करने पड़ेंगे ऑप्शंस में से। बट एक स्टेटमेंट में लिखा होगा इंडियन एलिफेंट्स आर बिगर देन अफ्रीकन एलिफेंट्स, बट ऐसा नहीं है। अफ्रीकन एलिफेंट्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं। फ्रेश एविडेंस ये बताता है कि जो उनकी पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में डिक्लाइन हो रही है, एंड जो सवाना के एलिफेंट पॉपुलेशन है वो 70% के अराउंड गिर रही है, और जो फॉरेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है वो 90% के अराउंड गिर चुकी है। और पोचिंग और हैबिटाट लॉस मेन ड्राइवर है।
तो सवाना और फॉरेस्ट लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है एलिफेंट्स की जो हैबिटाट है उसको समझने के लिए। तो ये जो रीजन है ये सवाना ही है। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा एक ग्रासलैंड है, गिने चुने यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, बट उसके अलावा घास ही है जो कि पूरे एरिया में है। इंडिया में भी सवाना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, बट जो फीचर्स है उसके काफ़ी सिमिलर ऐसे ही होते हैं। और अफ्रीका के अंदर जो सवाना है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? देखो ये जो यहाँ पे रीजन येलो मेंशन्ड है, ये अफ्रीका का सवाना रीजन है। ये जो ऊपर वाला रीजन है जो मैं अभी बना रहा हूँ, इसको ब्लू कलर से बना रहा हूँ। ये जो ब्लू कलर से मैंने रीजन बनाया है ये है डेजर्ट रीजन। ठीक है, यहाँ पे है सहारा डेजर्ट। इनफैक्ट यहाँ नीचे के साइड में भी एक डेजर्ट का रीजन है। इसको प्रॉपर्ली डेजर्ट तो नहीं बोलना चाहिए, तो इसको हम एरिड रीजन भी बोल सकते हैं, मतलब डेजर्ट या फिर एरिड रीजन। ठीक है, डेजर्ट के ठीक बाद क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि यहाँ पे डेजर्ट है और उसके ठीक पास में बहुत ही घने जंगल होंगे? नहीं। तो ऐसा होगा ना कि भाई यहाँ पे डेजर्ट है और उससे थोड़ा दूर जाओगे दूर जाओगे दूर जाओगे तो यहाँ पे घने जंगल हो सकता है। तो बीच में क्या है? बीच में एक ट्रांजिशन जोन होगा। ट्रांजिशन जोन में क्या होगा? यहाँ पे तो पूरा डेजर्ट है, खाली है। फिर इसके यहाँ पे थोड़ा इधर डायरेक्शन में जाओगे तो थोड़ी थोड़ी ग्रास आएगी, यहाँ पे ग्रास दिखेगी आपको, थोड़ी घास दिखेगी। फिर यहाँ पे घास भी दिखेगी और कुछ ट्रीज भी दिखेंगे। फिर और इधर दूर जाओगे तो यहाँ पे ट्रीज दिखने लगेंगे और आते आते आपको यहाँ पे घना घना जंगल दिखने लग जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि देखो आप डेजर्ट से जितना दूर जाओगे तो उसके बाद आ जाता है सवाना, क्योंकि ये ऑरेंज कलर का या ब्राउन कलर का जो यहाँ पे रीजन मेंशन्ड है ये सवाना ही है। और सवाना ऐसा दिखता है जहाँ पे घास और पेड़ दोनों है। यहाँ पे तो डेजर्ट में तो कुछ भी नहीं था। डेजर्ट के सर्दर्न रीजन में क्या है, थोड़ी थोड़ी ग्रास का रीजन है, बट ये बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन है। यहाँ पे डेजर्ट भी है और ग्रास लैंड भी है। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन जोन है। तो यहाँ पे सिर्फ डेजर्ट है, उसके बाद एक रीजन आता है जहाँ पे ग्रासलैंड का रीजन है। उसके बाद आता है सवाना। सवाना पे ग्रासेस ही है मैक्सिमम, बट थोड़े थोड़े यहाँ पे पेड़ भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी अगर आप इससे दूर जाओगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि यहाँ पे पूरे एरिया में ऐसे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि ये ग्रीन कलर में एग्जिस्ट करता है। और नीचे से भी यही एक पूरा स्टोरी है कि यहाँ पे डेजर्ट है, एरिड रीजन है, फिर सवाना और फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये जो रीजन है ना, ये जो बेल्ट मैंने ब्लैक में यहाँ पे बनाई है जो कि सवाना, ग्रासलैंड और डेजर्ट के बीच वाला एरिया है, इसी को साहेल एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं वापस टेक्स्ट की तरफ। तो डिक्लाइन जो है वो बहुत जगह हो रहा है। जो नॉर्दर्न साहिल रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। इवन दो जो सर्दर्न अफ्रीका है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो जो सर्दर्न अफ्रीका रीजन है यहाँ पे ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसमें राइज देखने को मिला है। लेकिन जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही था आज का सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ गुड डे।